हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। भाई सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? भाई सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे। सेशन की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दोपहर 12 बजे आप सब लोगों की क्लास होती है हिस्ट्री की। और आप जानते हैं कि आज हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे हैं सिकंदर के आक्रमण को, और साथ ही साथ आज हम लोग थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जल्दी से फटाफट लाइव आ जाएंगे सेशन में, और आज हम लोग शुरुआत करेंगे मौर्य वंश की। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं सिकंदर के आक्रमण और उसका भारत में प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो साथियों सभी लोग भाई लाइव आ जाएंगे सेशन में। और आप जानते हैं कि हमने कल की क्लास में आप सबको पढ़ाया था कि ईरान का आक्रमण यानी कि दारा का जो आक्रमण हुआ था वो कैसे हुआ था, कहां से हुआ था, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सिकंदर का आक्रमण हुआ और सिकंदर कहां से था, उसके साथ कौन कौन लोग आए थे, किस रास्ते से होता हुआ आया और भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ा। इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज जल्दी से लाइव आ जाए और क्लास को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है ना बच्चों? आज का जो क्लास होने जा रहा है वो किसका होने जा रहा है? अलेक्जेंडर का। ध्यान ध्यान रखें, अलेक्जेंडर। ठीक है ना, अलेक्जेंडर जिसको कहा गया है द ग्रेट। ठीक है, ओके, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा गया है। वैसे ये पहला ऐसा राजा नहीं है जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। मैं आपको बता दूं साथियों, इसके पहले साइरस का नाम आप लोगों ने पढ़ा था जो कि ईरान का शासक था। तो साइरस को सबसे पहले साइरस द ग्रेट कहा जाता था। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं कि ये अलेक्जेंडर क्या था। ये अलेक्जेंडर जो है, सिकंदर इसको हम कहते हैं। ये सिकंदर जो है, ये सिकंदर प्रथम नहीं था, ये सिकंदर थर्ड था। यानी जिस महान सिकंदर की हम बात कर रहे हैं ये कौन है? सिकंदर थर्ड है। और साथियों इसका जो जन्म है, अगर मैं बात करूं, इसका जन्म हुआ है लगभग देखा जाए तो 356 बीसी में हुआ है। कहाँ हुआ है? मेसोडोनिया या जिसे हम मकदूनिया कहते हैं, मकदूनिया में इसका जन्म हुआ है, जो कि कहाँ पे है? एथेंस में है। कहाँ है? एथेंस में है। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके जो पिता है, अगर मैं बात करूं तो इसके पिता कौन है? इसके पिता है फिलिप सेकंड। ध्यान रखना, इसके पिता कौन है? फिलिप सेकंड है। और इसकी जो माता है उसका नाम है ओलंपिया। ध्यान रखना, ओलंपिया। ठीक है, ओलंपिया। इसकी जो माँ है उनका नाम क्या है? ओलंपिया। और इसके जो गुरु हैं उनका नाम है अरस्तु। और साथ ही साथ इनके एक गुरु और हैं जिनका नाम है डायनोसियस। ध्यान रखना, डायनोसियस। इसके एक गुरु और हैं जिसका नाम है क्या है? डायनोसियस। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इसका एक घोड़ा भी है। इसके घोड़े का नाम क्या था? बोकेफला। क्या नाम था? बाउकेफेला या बाउकेफेला। ध्यान रखें, यहाँ पे बाउकेफेला इसके घोड़े का नाम था। और इसके सेनापति में अगर मैं बात करूं तो इसके सेनापति में कौन कौन से सेनापति का नाम आता है, जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण नाम आप सब लोगों के लिए आता है साथियों, वो नाम आपका हो जाता है नेर्याकस। एक नाम जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो नाम हो जाता है नेर्याकस। ठीक है, और इसके बाद एक नाम हो जाता है सेल्यूकस। ध्यान रखना, सेल्यूकस निकेटर। ये दो नाम आप याद रखेंगे, निकेटर। ठीक है, इसके सेनापति थे। निर्याकस की अगर मैं बात करूं तो ये नौसेना का अधिकारी था। क्या था ये? नौसेना। इसका संबंध किससे था? नेवल कमांडर। यानी इसका संबंध किससे था? नेवल कमांडर से था। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैंने आप सबको इनके कुछ बारे में बताया, सिकंदर की फैमिली वगैरह में कौन कौन लोग थे, इन सब चीजों के बारे में बताया आपको। ठीक है, अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, लगभग 331-32 बीसी के आसपास सिकंदर के पिता फिलिप की हत्या हो जाती है। अब हत्या को लेकर के इतिहास में बड़ा डिस्प्यूट है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि सिकंदर ने ही अपने पिता की हत्या करके मैसेडोनिया की गद्दी पर कब्जा कर लिया, जबकि कुछ का मानना ये है कि उसकी हत्या किसी और ने की थी,
सिकंदर ने नहीं किया था। तो कुल मिलाकर के फिलिप की हत्या के बाद जो है लगभग 332 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर मैसेडोनिया की गद्दी पर बैठा और वहां बैठने के बाद उसने क्या किया, विश्व विजेता बनने का एक सपना देखा, एक महत्वाकांक्षा एम्बिशस अपने मन में लिया और वो विश्व विजेता बनने के लिए निकल पड़ता है एथेंस से। शुरुआती दिनों में ये मध्य एशिया, तुर्की, है ना, इन तमाम क्षेत्रों पर ये अपना अधिकार जमाता है। ईरान, इराक, यहाँ पर अपना अधिकार जमाने के साथ साथ ये भारत में प्रवेश करता है। साथियों, आपको मैं बता दूं, सिकंदर का भारत पर जब आक्रमण होता है, इस पे हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वो यही आता है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो साथियों, सिकंदर का भारत पर आक्रमण अगर आप देखें, भारत पर आक्रमण, ये जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा आक्रमण, ठीक है, आक्रमण जो होता है वो आप सब लोग जानते हैं 326 बीसी, 326 बीसी में, ध्यान रखना 326 बीसी में दरअसल एप्पियानस ने सिकंदर का इतिहास लिखा है। किसने लिखा है? एप्पियानस, ध्यान रखना, एप्पियानस, एप्पियानस, एप्पियानस के अनुसार, ध्यान रखना, एप्पियानस के अनुसार, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखें, एप्पियानस ने सिकंदर के इस इतिहास को लिखा। इसके अलावा एप्पियानस हो गए, अरिस्टोबुलस हो गए, आनेसिक्रेटस हो गए, इन सभी ने कुछ न कुछ बातें सिकंदर के बारे में बताई हैं, जो कि ये क्या थे? ग्रीक स्कॉलर्स थे, ठीक है, ओके। तो ध्यान रखना, सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आता है कि आक्रमण कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किस रास्ते से हुआ। तो एक बात का ध्यान रखना, हिंदू कुश पर्वत, ध्यान रखना, हिंदू कुश पर्वत के रास्ते, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा, खैबर दर्रे से होते हुए, खैबर दर्रे से, कैसे? स्थल मार्ग, स्थल मार्ग का मतलब क्या हुआ? लैंड रूट, ध्यान रखना, स्थल मार्ग का मतलब क्या हुआ? लैंड रूट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिकंदर भारत में किस मार्ग से होते हुए भारत में आया था, तो आप कह सकते हैं स्थल मार्ग से होता हुआ भारत आया था। तो आप जब इंडिया का मैप देखते हैं ऊपर का, जम्मू कश्मीर का और ये इलाका, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने जो बनेगा, ये आपका बनेगा काबुल घाटी, ये आपकी हो जाती है यहाँ पे काबुल घाटी, ठीक है। और यहीं पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे एक पास हो जाता है जिसको हम सब लोग बोलते हैं खैबर पास या खैबर दर्रा या खैबर पख्तूनख्वा इसको बोला जाता है, ठीक है। इसी रास्ते से होता हुआ सिकंदर ईरान से होता हुआ ये भारत में प्रवेश करता है। और भारत में यहाँ पे तत्कालीन जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये जो क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं पंजाब, पंजाब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पंजाब बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपका जो क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये गांधार क्षेत्र देख पा रहे हैं, ठीक है, ये पंजाब क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये सिंध क्षेत्र देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपका जो एरिया देखने को मिल रहा है, ये सिंध का एरिया दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग राजा हुआ करते थे। अगर आप गांधार में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो राजा थे उनका नाम क्या था? आपसे पूछा जाता है ना कि सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया था तो कुछ लोगों ने सिकंदर की दास्तां स्वीकार कर ली थी, हाँ, तो कौन थे वो? जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से मुझे बताएं। तब तक आप जाने सिंध में, तो सिंध में कौन राजा थे? सिंधु सेन, जिनका नाम आता है सिंधु सेन, ठीक है, ओके ओके। और इसके बाद यहां पे कौन थे? एक राजा जिनका नाम था आम्भी, क्या नाम था? आम्भी, आम्भी, ठीक है, आम्भी यहाँ पे थे। और पंजाब में अगर मैं बात करूं तो पंजाब में कौन थे? पोरस, पोरस या पुरु, पोरस या पुरु, ये राजा थे, ठीक है, आप सबको पता होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब सिकंदर का आक्रमण शुरू हुआ तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया? सिकंदर की दास्तां को स्वीकार कर लिया, ठीक है। ये लोग सिकंदर से डर गए थे। तो बच्चों यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हुआ क्या? आम्भी, सिंधु सेन जैसे राजाओं
सिकंदर की अधीनता स्वीकार की, सिकंदर की अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार की, स्वीकार की, इस बात का ध्यान रखना, स्वीकार की। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सिकंदर ने इन लोगों को इतना डरा दिया था कि इन लोगों ने बगैर युद्ध किए ही क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, सिकंदर की दास्तां को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर बच्चों एक बात का ध्यान रखना, 2-3 कहानियां आती हैं। पहली बात तो ये आती है कि कहा जाता है कि जब सिकंदर ने ईरान और मध्य एशिया में तबाही मचाई थी तो उसका डर इतना ज़्यादा फैल गया आसपास के इलाकों में कि पड़ोसी राज्य के जो राजा थे वो सिकंदर से लड़ना नहीं चाहते थे। तो कई बार क्या हुआ कि सिकंदर ने जो मध्य एशिया पे आक्रमण किया उसका बेनिफिट उसको आसपास के राजाओं से मिला, और बेनिफिट क्या हुआ कि उनसे बगैर लड़े हुए उन लोगों ने उसकी दास्तां को स्वीकार कर लिया। क्लियर हुई बात यहाँ पे। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब सिकंदर ने भारत पर अटैक किया तो कई लोगों ने सिकंदर की सहायता भी की थी। अगर हम धर्म के मामले की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का जो पश्चिमी एरिया रहा है वो जैन और बौद्ध धर्म के क्षेत्र रहा है, और भारत में उन दिनों हिंदू धर्म धीरे धीरे क्या कर रहा था, पनप रहा था, फिर से पनप रहा था। ठीक है, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि फिर से हिंदुइज्म आगे पनप सके। तो उन लोगों ने, उन लोग का मतलब क्या, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों ने क्या किया, सिकंदर को भारत में आने का रास्ता बताया और सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित भी किया कि आप आक्रमण करिए, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू मरे हिंदू कटे। एक विचार ये है, ये मेरा अपना विचार नहीं है, ऐसा सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। ठीक, एक विचार और ये सुनने को मिलता है कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसको बहुत सपोर्ट मिला था मगध से। आप ध्यान रखें, मगध का राजा उन दिनों कौन था, धनानंद था। जबकि धनानंद का अधिकार पंजाब की सीमा पर खत्म हो जाता था, यानी कि पंजाब वगैरह में उसका कोई अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी धनानंद उन राज्यों पर अपनी पैनी निगाह रखता था। वो ये चाहता था कि ये जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे गुजरात के हो गए, पंजाब के हो गए, राजस्थान के हो गए, सिंध के हो गए, काबुल गांधार के हो गए, ये सभी जो राज्य हैं वो धनानंद की दास्तां को स्वीकार करें। लेकिन ये इतने ताकतवर थे कि ये धनानंद के सामने झुकना नहीं चाहते थे। तो धनानंद ने भी कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज तुम मेरे सामने झुकना नहीं चाहते हो, कल को कोई और तुमको आएगा, पीट के जाएगा, तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। तो कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि सिकंदर ने जब इंडिया पे अटैक किया तो उसके अटैक में थोड़ा बहुत जो है कॉन्स्पिरेसी धनानंद की भी थी। अब बच्चों यहाँ पे एक बात और आ जाती है, जब गांधार में तक्षशिला और ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान का, रावलपिंडी वाला एरिया जहां तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, ये जब एरिया सिकंदर के ग्रिप में आना शुरू हो गया, क्योंकि वहां के राजाओं ने क्या किया, अपने तलवार डाल दिए, हथियार डाल दिए, तो वहां के स्थानीय जो गुरुकुल था, जिसको आप सभी लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहते हैं, है ना, वहां के एक प्रसिद्ध आचार्य जिनको आप चाणक्य के नाम से या कौटिल्य के नाम से जानते हैं, तो उन चाणक्य कौटिल्य ने क्या किया, वहां के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको संगठित किया और कहा कि भैया आप सब लोग सिकंदर का सामना करिए, किसी विदेशी आक्रमण से इस देश को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सिकंदर का ये मानना था कि जैसा कि आप पढ़ते हैं ना, वायु पुराण में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रिश्य व दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत्र संतति। इसका मतलब समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो पूरी जमीन है वो राजा भरत की है और राजा भरत की ही जनरेशन निवास करती है, और इसीलिए हम इसको भारतवर्ष कहते हैं। तो इस भारतवर्ष की सुरक्षा जिम्मेवारी आपकी है, ऐसा चाणक्य ने उन स्थानीय राजाओं से कहा। उन स्थानीय राजाओं ने क्या किया, चाणक्य की रिक्वेस्ट पर सेनाएं इकट्ठा की और सिकंदर से सामना किया, लेकिन सिकंदर के सामने कोई टिक नहीं पाया। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ कि चाणक्य जो है दौड़ करके किसके पास पहुंचते हैं, धनानंद के पास पहुंचते हैं। तो दोपहर का समय था, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो वहां पे उनका अपमान हुआ। अब इधर बीच क्या हो रहा था कि सिकंदर को एक नई ट्रिक मिल गई थी कि बिना लड़ाई लड़े हम भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर जो है अधिकार कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, पत्र लिखना शुरू कर दिया, आंभी को भेजा, सिंधुसेन को भेजा, है ना, तमाम लोगों को इसने जो है पत्र लिख लिख करके भेजे और कहा कि मेरी दास्तान स्वीकार कर लो, और नहीं करते हो तो हमें मजबूरन तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करना पड़ेगा। तो ये जो राजा थे अपने पड़ोसी राज्यों की बर्बादी देख चुके थे, इनको पता था कि इससे अगर हम लड़ेंगे तो हारेंगे, चलो ठीक है, अगर हारते हैं तो मैं ही मारा जाऊंगा,
लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे राज्य की दुर्दशा होगी। तो कोई भी राजा ये नहीं चाहता है कि अगर मेरी युद्ध में वीरगति प्राप्त हो तो उसके बाद फिर मेरे परिवार वालों से बदला लिया जाए। ये कोई वीरों का काम नहीं होता है। वीरों का काम होता है मैदान में लड़ने का, जो मैदान में है उसी से लड़ने का। लेकिन ये लोग बर्बर थे। बर्बर इन द सेंस ये कि युद्ध मैदान में जिसको हराते थे, हराने के बाद उनके परिवार वालों को काटते थे, उनके परिवार वालों को मारते थे। साथियों, मैं आपको ये बात बोल रहा हूं क्योंकि आपको बता रहा हूं सिकंदर के बारे में। जहां तक मैं जानता हूं, सिकंदर को द ग्रेट कहा जाता है। और सिकंदर को द ग्रेट कहां कहा जाता है? केवल यूरोप में कहा जाता है और भारत में कहा जाता है। यूरोप में इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो यूरोप का था, और भारत में इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में यूरोपियों का शासन था और उन्हीं के टाइम पे ये इतिहास लिखे गए थे। बाकी दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर सिकंदर को द ग्रेट नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है? उसके पीछे तमाम लॉजिक देते हैं। जैसे मिस्र के, इजिप्ट आप देख सकते हैं, इजिप्ट के एक प्रोफेसर हैं जो कि वहीं इंग्लैंड में ही पढ़ाते हैं, कैम्ब्रिज में, अब है ना। वो कहते हैं सिकंदर को हम महान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि महान उसको कहा जाता है जिसने समाज और देश के लिए कुछ किया हो। मतलब क्या सिकंदर ने कोई स्कूल कॉलेज बनवाए थे? क्या कोई यतीम खाने मतलब गरीबों के लिए रहने के लिए कोई घर बनवाए थे? क्या सुलभ शौचालय बनवाए थे, टॉयलेट्स बनवाए थे? क्या सिकंदर ने धर्म का कोई काम किया था? क्या सिकंदर ने लोगों के लिए कुएं खुदवाए थे, पानी की व्यवस्था की थी, सिंचाई के लिए नहर खुदवाई थी? कोई एक काम बताइए जिससे ये पता चले कि सिकंदर ने आम लोगों के लिए अच्छा काम किया। तो जब उसने आम लोगों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया तो हम उसको महान किस बेसिस पे कहें? क्या दुनिया को जीतना तलवार के दम पर महानता हो सकती है? क्या तलवार के दम पर दुनिया को जीतना महानता हो सकती है? और अगर तलवार के दम पर दुनिया को जीतना महानता हो सकती है तो मेरे हिसाब से गोरी भी महान था, गजनबी भी महान था, औरंगजेब भी महान था। ये सभी लोग महान थे जो तलवार के दम पर राज्य को जीते थे। और गोरी गजनबी ही क्यों, समुद्रगुप्त भी महान था। मतलब आप सबको महान बोलिए ना फिर भाई, जो तलवार के दम पर। भाई महान हम किसको कहते हैं? जैसे हम कहते हैं ना अकबर महान, तो अकबर ने काम अच्छे किए, दैट्स वाई हम उसको क्या कहते हैं? महान कहते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को महान कहते हैं, अशोक को महान कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आम लोगों के लिए अच्छा काम किया। जैसे आज के डेट में करंट टाइम पे हम लोग भीमराव अंबेडकर जी को एक महान शख्सियत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए बेहतर काम किया, सो इसलिए उनको महान कहते हैं। तो सिकंदर के अंदर क्या महानता थी इसके बारे में ठीक ठीक किसी को कुछ आइडिया नहीं है। ठीक ठीक किसी को कुछ आइडिया नहीं है। और अगर सिकंदर की महानता कुछ लोग बताते भी हैं तो वो कुछ मनगढ़ंत भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो प्रोफेसर कह रहा है। और वाकई में आज अगर हम इतिहास पढ़ते हैं सिकंदर का तो हम कहीं पर भी ये पढ़ने को नहीं पाते हैं कि सिकंदर ने समाज कल्याण के लिए ये नहर बनवाई थी। सिकंदर ने इस क्षेत्र में सूखा पड़ जाने के कारण यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगवाए थे। सिकंदर ने यहाँ के लोगों के लिए झीलें बनवाई थी। सिकंदर ने यहाँ के लोगों के रहने के लिए जो है खेती बाड़ी खूब दे दिया और कहा कि भैया तुम लोग टैक्स मत देना क्योंकि तुम लोग बहुत गरीब हो। मतलब कोई एक ऐसा काम बताइए जो सामाजिक तौर पर उसने किया हो। इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो हम सिकंदर को महान क्यों समझे? फिलहाल सिकंदर को मुझे लगता है महान इसलिए कहा गया होगा, देखिए क्योंकि क्या होता है ना, हम अलग अलग सेंस में ले लेते हैं। द ग्रेट का मतलब यहां पे ये हो सकता है कि कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड इसको कह सकते हैं। सिकंदर को द ग्रेट कहने से अच्छा है उसको कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं। ये बिल्कुल सटीक वर्ड है, विश्व विजेता उसको कह सकते हैं। लेकिन यहां पे भी बहुत प्रॉब्लम है विश्व विजेता कहने में। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि सिकंदर विश्व को विजेता नहीं कर पाया था। कहां पर उसका अधिकार था? थोड़ा बहुत सेंट्रल एशिया पे, भारत पे भी उसका थोड़ा बहुत अधिकार था। वो भी आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत इलाका सिंध का और गांधार का, और आप समझ सकते हैं कि कितना इलाके में। मतलब सिकंदर का अधिकार जितनी एरिया में था उससे 10 टाइम ज्यादा अधिकार वहीं यूरोप के ही एक शासक का था जिसका नाम था मिनांडर, जो भारत में पुष्यमित्र शुंग से हार जाता है। अब एक हारा हुआ योद्धा भले ही सिकंदर से बड़ी एरिया का राजा हो
तो उसको उन्होंने महान नहीं बताया क्योंकि वो हार गया था। और तो और जाने दीजिए, चंगेज खान, जितनी बड़ी एरिया पे चंगेज खान का शासन था, मुझे लगता है उतने में 15-20 सिकंदर का शासन आ जाएगा। तो ये भी कहना कि सिकंदर विश्व विजेता था, ये भी गलत होगा, क्योंकि विश्व को जीतने का मतलब ये है कि जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम यानी कि जापान से लेके अमेरिका तक और आर्कटिक से लेके ऑस्ट्रेलिया तक जिसका कब्जा हो उसको कहते हैं कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। मुझे लगता है ये सारी की सारी जो बातें हैं, चाहे कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड हो चाहे द ग्रेट हो सकता है सिकंदर की महिमा मंडन करने के लिए मोहब्बत में किसी ने हृदय से प्रेम में ये चीज लिख दिया हो, बट ये उतना प्रासंगिक नहीं लगता है। ठीक है, फिलहाल जो भी हो, सिकंदर एक महान योद्धा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सिकंदर एक महान योद्धा था। हाँ, उसको महान योद्धा कह सकते हैं, लेकिन उसको केवल द ग्रेट कहना, हाँ यहाँ पे एक वर्ड लग सकता है, यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ साथ ग्रेट वॉरियर हो सकता था। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या हो सकता था, अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं, अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉरियर हो सकता है। एक योद्धा महान रूप में ये हो सकता है, लेकिन केवल महान लिखना मुझे लगता है ये बात कंप्लीट नहीं होती है। तो फिलहाल इसने क्या किया, अपने पड़ोसी राज्यों के साथ क्या किया, जो है पत्र लिखा और उनको अपना गुलाम बना लिया। राजाओं ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की। अब इसी क्रम में क्या किया, सिकंदर ने अपना पत्र लिख करके पोरस को भेजा कि भाई पोरस जो है तो मेरे दास्तान स्वीकार कर लो, नहीं खामखा मारे जाओगे। तो पोरस ने भी जवाब दिया होगा पत्र लिख करके कि देखिए सर, हम इस तरीके से दास्तान स्वीकार नहीं करेंगे, आपको अगर लड़ाई लड़ने का शौक है तो आके लड़ लीजिए, इस तरीके से हम दास्तान स्वीकार नहीं करेंगे। तो हुआ क्या, 326 ईसा पूर्व में, ध्यान रखना, अब यहां पे आप देखेंगे 326 बीसी में सिकंदर की सेना झेलम के उस पार आकर बैठ गई। अब इसमें क्या हुआ कि देखो, अब झेलम नदी को अगर आप यहां पे बनाते हैं, जैसे ये हो जाती है आपकी झेलम, ठीक है, ये आपकी हो जाती है झेलम रिवर। क्या हो जाती है साथियों, झेलम रिवर हो जाती है। अब झेलम का जो नॉर्थ वाला इलाका है, ये नॉर्थ है और ये साउथ वाला इलाका है। ठीक है, यहां पर सिकंदर अपनी सेना के साथ है और यहां पर राजा पोरस अपनी सेना के साथ है। राजा पोरस अपनी सेना के साथ, ठीक है, राजा पोरस अपनी सेना के साथ है। ठीक है, अब यहां पर मामला क्या है, देखो भैया एक मिनट मेरी बात समझना ध्यान से। अगर कोई व्यक्ति कहीं दूसरी जगह से आपके यहां लड़ने के लिए आया है तो उसका 24 घंटे तो एक ही टारगेट होगा कि हमें लड़ना है, बोलो हाँ या ना। और आप अगर अपने घर के अंदर हैं तो आपका 24 घंटे केवल एक काम तो हो नहीं सकता, आपके बहुत से काम होंगे। आपको जनता की सुख सुविधाओं को भी देखना होगा, आपको अपनी बोर्ड मीटिंग भी करनी होगी, आपको अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके सलाह मशवरा भी करना होगा, आपको तमाम बड़े काम होते हैं जो करने होते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना। देखो सिकंदर का तो एक टारगेट था इनको हराना, लेकिन इनके पास जरा सोचिए कितने टारगेट रहे होंगे। इनके पास क्या टारगेट है, पहला तो इसकी सेना पर निगाह रखना, दूसरा अगर ये अटैक करे तो उसका जवाब देना, तीसरा अपने राज्य को देखना, चौथा अगर कहीं बाढ़ आ गई है तो उसको राहत पहुंचाना, कहीं सूखा पड़ गया उसको राहत पहुंचाना, कहीं कोई बहुत कैजुअलिटीज हो गई है उसको राहत पहुंचाना। मतलब इनके पास क्या है, बहुत से काम हैं। इनका तो एक टारगेट है, केवल एक टारगेट है। अब सिकंदर ने क्या किया, सिकंदर बड़ा होशियार था, मानना पड़ेगा। उसके बारे में एप्पियानस लिखता है, सिकंदर की एक आंख नीली और एक आंख भूरी थी, लंबाई कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, करीब करीब 5 फीट 7 इंच के आसपास लंबाई रही होगी। बाल उसके सुनहले थे, रंग गोरा था, नाक ऊंची थी और लंबी थी, और लंबाई मैंने आपको बताया 5-6 या 5-7 फीट के आसपास थी। लेकिन अपने जब घोड़े बोके फला पर बैठता था तो वो एक बहुत बड़े जाइंट के रूप में नजर आता था।
एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में नजर आता था। उसकी कसी हुई बाहें थी, ठीक है, और वो हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था, समझता रहता था। अब सिकंदर का देखिए टैक्टिक्स किस तरह से है लड़ने का। पोरस के पास क्या है ना, पोरस ने अपनी सारी जो सेना है वो यहाँ पे ला करके डिप्लॉय कर दी है, यहाँ पे अपनी सेना को डिप्लॉय कर दिया है कि इनको आप लोग देखते रहिए, ठीक है। अब इनके पास जो सेना है उस सेना में आपके क्या है, हाथी है, घोड़े तो है ही है, थोड़ा बहुत है घोड़े, इसके साथ साथ रथ है, इधर क्या है, धनुष है, बाण से लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, धनुष बाण हो गया, ये सब लड़ रहे हैं, इसके साथ ये लोग लड़ रहे हैं, भाला है, ठीक है, इन सब के साथ दराती, आप कुल्हाड़ी जानते होंगे, ये सब लड़ रहे हैं। जबकि सिकंदर के पास जो सेनाएं हैं उसमें केवल और केवल इनकी सेना में जो है, इनकी सेना में क्या है, नाव है और क्या है, घोड़े हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इनके पास नाव है कि नाव पे बैठ के आएंगे, क्योंकि सिकंदर की आधी सेना क्या है, समुद्र के रास्ते से आती है, अरब मतलब क्या कहते हैं, अरब सागर से होते हुए गुजरात से आइसोलेट करते हैं, और एक सेना आती है आपकी काबुल घाटी से। इनकी सेना में नाव है, घोड़े हैं, और हथियार के नाम पे आपके यहाँ तलवार है, भाला है, और यहाँ पे भी क्या है, धनुष बाण है, ठीक है। लेकिन इनके हथियार जो थे वो उच्च कोटि के थे, ये जो हथियार थे ये क्या थे, उच्च कोटि के थे, उच्च कोटि के, ऐसे एरू गैरू नहीं थे, ये उच्च कोटि के इनके हथियार थे। अब बच्चों इनके पास जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक था हाथी, और दूसरा था रथ। वैसे युद्ध मैदान में अगर हाथी पे बैठे हैं तो दुश्मन को हम दूर से देख सकते हैं, उसकी प्लानिंग को दूर से समझ सकते हैं। रथ होने से बेनिफिट ये है कि अपने 10-5 हथियार रथ पे रख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, तमाम योद्धाओं को देखते हैं कि कुछ योद्धा यहाँ अपने हथियार कैरी करते हैं, कुछ यहाँ कैरी करते हैं, लेकिन रथ में आप देखें तो 10-15 धनुष बाण रख सकते हैं, भाले रख सकते हैं, तलवार रख सकते हैं, तो उसके बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन लॉसेस क्या है, रथ का अगर पहिया भूमि में धंसा तो वहीं पर टायर पंचर, वहीं से काम, जैसे होता ना टैंक की अगर चैन फट गई तो टैंक आगे बढ़ नहीं पाएगा, बस वहीं से भर के दागते रहिए। वही हाल किसका है, रथ का। और हाथियों के लिए समस्याएं क्या थी कि जब सिकंदर, अब देखिए सिकंदर ने क्या प्लान किया, सिकंदर अपनी सेना को कभी भी स्टेबल रखता ही नहीं था। हुआ क्या, जब ये सारी सेनाएं इस तरफ और इस तरफ आ गईं तो फिर क्या हुआ, इस झेलम में बाढ़ आ गई। झेलम में बाढ़ क्यों आ गई, वर्षा की वजह, क्योंकि आप जानते हैं रेनी टाइम पर इन्होंने अटैक किया था, यही लगभग जुलाई अगस्त का महीना रहा होगा, इस टाइम पे इन्होंने अटैक किया था। और यहाँ पर क्या हुआ, पहाड़ों पर बरसात बहुत ज्यादा हुई और झेलम में बहुत ज्यादा पानी आ गया। अब ऐसे में क्या हुआ, इधर की सेना ना उधर जा सकती थी, उधर की सेना ना इधर आ सकती थी। अब सिकंदर ने क्या किया, करीब 20 दिन तक डेरा डाल के रखा था, लेकिन अपने सैनिकों को बोला कि एक जगह स्थिर मत रहिए। यहाँ पे क्या था, पोरस की सेना ने क्या किया, जगह जगह कैंपिंग करके उनको देखना शुरू कर दिया। लेकिन सिकंदर के पास सेनाएं कम थी, केवल 20 से 25 हजार सेना थी। अब ये क्या करता था, 10-10, 5-5 हजार सेनाओं की टोली बनाता और उनको, उनके हाथ में मसाल, और सबसे ज्यादा ध्यान कब देना पड़ता, रात के समय। ये क्या करते थे सारे सैनिक, ये हाथों में मसाल लेके कभी यहां होते, कभी यहां भाग के आते, 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 मतलब ऐसे रनिंग करते रहते। फिर यहां से सैनिक भाग के इधर जाते, मतलब आप देख पा रहे ना, ये सैनिक इस तरीके से आते जाते रहते। ये सारे सैनिक इस तरीके से कभी इधर भागते, कभी इधर भागते, कभी इधर भागते, कभी इधर भागते। ये रात में ये ड्रामा होता था। अब ऐसा क्यों होता था, यहां जो बैठे हुए सैनिक हैं ये कंफ्यूज होते थे कि ये सारे जो सैनिक हैं कभी इधर भाग के आते हैं, कभी उधर भाग के आते हैं। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि ये सारे सैनिक इधर भाग के आ रहे हैं, हो सकता है इधर से अटैक करें, फिर इधर से भाग के इधर गए तो हो सकता है उधर से अटैक करें। तो ये लोग भी क्या करते, ये लोग भी उधर भागते, फिर ये लोग भी इधर भागते। ऐसे ड्रामा 5-6 दिन 7 दिन तक चलता रहा। अब भैया रोज रोज यही कोई ड्रामा करेगा तो यहां के लोग क्या समझे, यहां के लोग ये समझे हो सकता है साले ड्रामा करते हो, लेकिन ये ड्रामा नहीं था। इट्स अ पार्ट ऑफ वॉर, इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी।
ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि इन सेनाओं को कंफ्यूज करना था कि हम अटैक किस तरफ से करेंगे। इसलिए वो कभी इधर भागते, कभी इधर भागते, कभी इधर भागते, कभी बीच में रुक जाते। यहां के सैनिक कंफ्यूज थे कि ये आएंगे किस तरफ से। एक दिन क्या हुआ, रातों रात इन्होंने अपनी सेना सारी की सारी क्या कर ली, डिप्लॉय कर ली इस तरफ, ये इस तरफ आ गए। करीब 15 दिन के बाद क्या हुआ, अपनी सेना इधर ट्रांसफर कर ली। अब ये लोग जो थे ये सुस्त बैठे हुए थे, ये लोग सुस्त बैठे हुए थे। अब ये सुस्त क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि इनको आइडिया था कि अटैक करेगा नहीं, ये रोज यही ड्रामा कर रहा है, अटैक करेगा नहीं, लेकिन उसने अटैक कर दिया। अब अटैक कर दिया तो यहां से सेनाएं यहां तक पहुंचने में जैसे जैसे सेनाएं पहुंचती गई, ये लोग मारते गए, ये लोग आगे बढ़ते गए, सेनाएं पहुंचती गई, ये लोग मारते गए। इस तरीके से ऐसे होते 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 ये युद्ध शुरू हो गया भयंकर तरीके से। फिर पोरस भी इस युद्ध में आ जाते हैं। कहा जाता है कि पोरस ने बौकेफला की हत्या कर दी, इनके सभी सेनापतियों को मार डाला, केवल सेलुकस निकेटर बच निकला था। अब आप जान लीजिए कि सिकंदर के सभी सगे संबंधी मारे जा चुके थे, लगभग सभी सेनापति मारे जा चुके थे सिवाय सेलुकस के। सिकंदर का अपना खुद का घोड़ा मारा जा चुका था। इतनी दर्दनाक तरीके से सिकंदर की हार हो रही थी। कहते हैं कि उसी समय एप्पियानस लिखता है कि सिकंदर की सेनाओं ने क्या किया, पोरस की हाथियों के आंखों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक तो कहानी ये आती है। दूसरी कहानी आती है कि ऐन मौके पे बरसात शुरू हो गई। अब जब बरसात शुरू हो गई तो तीर कमान चलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि बच्चों वो धनुष बाण जो होते थे वो लंबे चौड़े होते थे, तो उनको जमीन पर रख करके चलाए जाते थे, तो धनुष बाण चलाना मुश्किल हो गया। बरसात की वजह से क्या हुआ, रथों के पहिए धंसने लगे, और जो सिकंदर की सेना थी वो अब सैनिकों को निशाना नहीं बना रही थी, बल्कि वो क्या कर रही थी, हाथियों के आंखों को निशाना बना रही थी। क्यों बना रही थी? क्योंकि जब हाथियों के आंख में लगेगा जाके तीर, तो वही हाथी अनियंत्रित होकर के अपनी ही सेना को काटते हुए जाएंगे, अपनी ही सेना को दबाते हुए जाएंगे। अब पोरस की सेना तो डर जाएगी इस बात से कि दुश्मन से लड़े कि हाथी से बचे। ऐसे में उनका दिमाग भटकेगा और हमारे सैनिक उनको मार गिराएंगे। इसी वजह से इस युद्ध में पोरस की हार हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं झेलम वितस्ता या हाइडे स्पीज का युद्ध। किसके किसके बीच होता है? सिकंदर वर्सेस पोरस। इसमें जीतता कौन है? सिकंदर की जीत हुई, सिकंदर की जीत। लेकिन इसको लेके भी बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों, विवाद है, इतिहासकारों में विवाद है, इसको भी लेके विवाद है। ठीक है, हाँ, कभी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्या विवाद है। ठीक है, सिकंदर की जीत हुई। अब जब सिकंदर की जीत हुई, कहा जाता है कि पोरस को बंदी बना के लाया गया, तो पोरस से पूछा गया कि भाई बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, कैसा व्यवहार चाहते हो आप, क्योंकि आप तो एक अच्छे राजा की तरीके से हमसे लड़े हो, बताओ क्या चाहते हो। तो पोरस ने कहा जो एक राजा के साथ करता है वही मेरे साथ करिए, और क्या करेंगे आप। तो सिकंदर को लगा कि यार ये इस टाइम पे भी बहुत अच्छी बात कर रहा है, मतलब इसके अंदर वाकई में राजा की सारी क्वालिटियां हैं। तो सिकंदर ने क्या किया, उसके साथ दोस्ती कर ली, गले लगा लिया। जो राज्य सिकंदर ने जीते थे उसके पंजाब वाले, वो तो वापस किए ही किए, आस पड़ोस के भी जो राज्य जीते थे सिकंदर ने, वो भी राजा पोरस को दे दिया। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ कि सिकंदर 19 माह भारत में रुका, 2 नगरों की स्थापना की, 2 नगरों की, ही एस्टैब्लिश्ड 2 cities इन पंजाब, 2 नगरों की स्थापना की, 2 नगरों की स्थापना की। साथियों ध्यान रखना, अब ये 2 नगर कौन कौन से थे इसके? नंबर 1 निकैया, ये क्या था? साइन ऑफ विक्ट्री। ठीक है, विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, विजय के उपलक्ष्य में, विजय की याद में, ध्यान रखना, लिख सकते हैं विजय की याद में। किसकी याद में? विजय की याद में,
विजय की याद में क्या हो रहा है, विजय की याद में। और दूसरा क्या स्थापना किया, बौकेफेला। बौकेफेला, बौकेफेला, बौकेफेला नगर किसकी याद में, घोड़े की याद में, घोड़े की याद में। ठीक है। और बच्चों यहां पे क्या हुआ, जीते प्रांत पोरस को वापस किए। अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, जीते प्रांत, जीते प्रांत पोरस को वापस किए, पोरस को वापस किए, वापस किए, मित्रता की, मित्रता की। अब कहा जाता है कि सिकंदर आगे बढ़ना चाहता था लेकिन उसकी सेना मजबूर थी, उसने कहा मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। ठीक है। अब इसको भी लेकर के इतिहासकारों में तमाम प्रकार की बातें आती हैं। पहली बात यह आती है कि सिकंदर अगर इतना ही ताकतवर था तो वो धनानंद से जाके लड़ता। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया, अगर सिकंदर इतना ही ताकतवर था तो जीती हुई सेना कभी भी बैकफुट पे नहीं आती है, बैकफुट पे हमेशा वही सेना आती है जो हार चुकी होती है। फिर तीसरी बात ये आती है कि हो सकता है सिकंदर हार गया हो और लोगों ने भ्रम फैलाया हो कि सिकंदर जीत गया था। ठीक है। अब किन बातों से ये बातें पैदा हुई, नंबर एक, इनकी सेना वापस चली गई। अब वापस क्यों चली गई, उसके पीछे भी तमाम रिबटल्स दिए गए। क्या रिबटल्स दिए गए कि उनकी सेना पिछले 4 साल से घर से बाहर थी, उनको घर की याद आ रही थी, नंबर एक। दूसरा था कि बहुत सारे अपने जो थे वो मर गए थे, उनके मृत्यु की सूचना उनको घर तक पहुंचानी थी। कुछ लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, कुछ लोग घायल हो गए थे, कुछ लोगों के कपड़े नहीं थे, फट गए थे। अब ये सारी बातें जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक बात का आश्चर्य होगा कि जो सेना पिछले 5 साल से 6 साल से युद्ध पे निकली हो, जो सेना युद्ध पे निकली हो और उसको इन सारी चीजों का प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या इन सारी चीजों का प्रॉब्लम इसी युद्ध में होना था? भाई इसके पहले भी तो युद्ध लड़े होंगे, उसमें कोई घायल नहीं हुआ, उसमें मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ी, उसमें कपड़े नहीं फटे। भाई 5 साल तक कौन कपड़ा चलता होगा, वो भी युद्ध करने के लिए। ठीक है। तो यहां पे हो सकता है, इतिहासकार ये कह रहे हैं, यहां पे हो सकता है कि सिकंदर हार गए थे और उनकी चीजों को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया। जो भी हो, जैसा भी हो, कुल मिलाकर के वर्तमान समय में सिकंदर विजयी था, उसे घोषित किया गया और सिकंदर फिर यहां से जीत के सारे प्रांत वापस करके पोरस से दोस्ती करके वापस जाता है। और तीसरा क्या है, सिकंदर की सेना, सिकंदर की सेना व्यास नदी, ध्यान रखना कौन सी, व्यास नदी से वापस चली जाती है, चली जाती है। ठीक है। और बच्चों ध्यान रखना लगभग 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु कहाँ होती है, बेबीलोन में। बेबीलोन, बेबीलोन कहाँ है आपसे पूछा जाए तो ये इराक में है, ध्यान रखना। ठीक है। ओके। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 300 हाँ ठीक है, बेबीलोन में मृत्यु हुई और इसे अलेक्जेंड्रिया, ये अलेक्जेंड्रिया एक शहर बनाया गया बच्चों। अलेक्जेंड्रिया कहाँ है आपका, मिस्र में, मिस्र में दफनाया गया, दफनाया गया। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों, एक पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं, सिकंदर का सेनापति, सिकंदर का सेनापति, सेनापति सेल्यूकस जो जीवित था, सेल्यूकस सीरिया का राजा बना, सीरिया का राजा बना। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। ये कहां का राजा बना, सिकंदर का, सीरिया का राजा बना। तो कुल मिलाकर के सिकंदर की ये कहानी थी, आप सबको पता होगी कि सिकंदर का संबंध 3 कॉन्टिनेंट से है। पैदा यूरोप में हुआ, मृत्यु एशिया में हुई और इसे दफनाया अफ्रीका में गया। ठीक है। सिकंदर जब मौत हुई तो आप जानते हैं कि एक फिलॉसफी आती है, एक कहानी आती है कि जब उसकी मौत हुई तो उसने कहा था कि ताबूत से मेरे हाथ बाहर निकाल देना ताकि दुनिया को मैसेज दे सके कि इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। मेरी जब
अर्थी निकलने लगे तो रास्ते में सोने चांदी बिखरा देना, ताकि ये दुनिया को मैसेज दे सकें कि जब अंतिम समय आता है तो पैसा धन कुछ काम नहीं आता है। फिर अगला मैसेज क्या दिया कि जब मेरी अर्थी निकले तो डॉक्टरों को खड़ा कर देना, ताकि ये मैसेज दे सके कि जब मौत आती है तो वैद्य भी नहीं बचा पाता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें, मेरे हिसाब से देखें, तो सिकंदर के ये थॉट्स अपने थे कि नहीं थे, इस पे विचारणीय है, क्योंकि एक योद्धा के थॉट फिलोसफर जैसे नहीं हो सकते। क्योंकि ये थॉट हो सकता है कि सिकंदर की महानता का बखान करते करते किसी ने लिख दिया हो, और ये लिख दिया हो कि ये विचार किसके रहे होंगे, सिकंदर के। क्योंकि सिकंदर का इतिहास जो लिखा गया उसके मरने के करीब करीब 200 साल के बाद लिखा गया। तो हो सकता है इसमें कुछ बातें ऐसी हों जो मनगढ़ंत हों। कुल मिलाकर के आपने देखा कि सिकंदर किस तरीके से आक्रमण करता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, उसके अंदर एक डिजायर होता है। ये सीखने वाली बात है कि उसने जो सोचा वो सोच पूरा किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें, ये युद्ध नीति देखें आप, ये युद्ध नीति, यही युद्ध नीति सिकंदर को महान बनाती है। ठीक है ना, ये युद्ध नीति आप सिकंदर को एक महान योद्धा बनाती है, महान राजा नहीं बनाती। इसीलिए आप देखें हर जगह हर शब्द का प्रयोग किया जाता है, सम्राट, राजा, शासक। ठीक है, इन सबको अलग अलग नाम से हम बुलाते हैं। ठीक है, सम्राट का मतलब होता है जो दिग्विजयी हो, जिसने सब कुछ जीत लिया हो, वो है सम्राट। राजा वो होता है जो प्रजा के हितों के लिए जीता हो, और शासक वो होता है जो जबरन शासन करता हो। ठीक है, हाँ, उसको शासन कहते हैं। अब यहां पे हमारा शुरू हो जाता है मौर्य वंश। ठीक है, आपका शुरू हो जाता है क्या, मौर्य वंश। साथियों, मौर्य वंश की जब हम बात करते हैं, मौर्य वंश की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है इसके स्रोत क्या क्या हैं, इसमें हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आता है क्या, आपका विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, ठीक है, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, तथा यूनानी इतिहासकार तथा यूनानी विद्वान द्वारा मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, इतिहास की जानकारी मिलती है। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहली बात तो आप देखेंगे रेफरेंसेस में कि विष्णु पुराण हो जाए, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जैन बौद्ध ग्रंथ, अशोक के अभिलेख और यूनानी विद्वानों द्वारा मौर्य वंश के इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है। आप सभी लोग जानते हैं। ओके, तो बच्चों इसके आगे जो आपकी क्लासेस होंगी इसमें हम सब लोग आगे देखेंगे मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास क्या है और कैसे है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो सिकंदर का आक्रमण जब हुआ था तो उस समय मगध का राजा कौन था, धनानंद। ठीक है, ओके साथियों, आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप सब लोग उसका आंसर करेंगे। ये बताइए कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।